हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए दोस्तों, हम लोग पॉलिटी का नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं गणतंत्र के बारे में। क्या सीखेंगे? गणतंत्र, आखिर रिपब्लिक क्या होता है, ये रिपब्लिक क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, गणतंत्र का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो गणतंत्र कहने का मतलब किसी देश का वैसा सत्ता जो वंशानुगत न हो। कैसा हो? जो वंशानुगत न हो, जैसे किसी का पिता बने फिर उनके पुत्र बने, उनके फिर और पुत्र बने, वैसा मतलब वंशानुगत न हो करके क्या होगा, निर्वाचित होंगे यानी इलेक्टेड होंगे, यानी उसे क्या कहा जाएगा, चुना जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका डेफिनेशन क्या है? देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वो वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? गणतंत्र राष्ट्र कहते हैं। कैसा राष्ट्र कहते हैं? गणतंत्र राष्ट्र। यानी वैसे राष्ट्र जिनके जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या, निर्वाचित होते हैं, यानी वो वंशानुगत नहीं होते। तो देखिए, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो भारत के संविधान में लाया गया है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, वो आखिर किस देश से लिया गया है? तो पूछा जाता है कि संविधान, हमारे संविधान को देखिएगा क्या, 2/3 भाग यानी 3 में 2 हिस्सा भारत के 1935 अधिनियम से लिए गए हैं, और बाकी जो बचे 1/3 यानी 1/3 भाग उसे विभिन्न देशों से लिया गया है। जैसे कुछ अमेरिका से लिया गया है, जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ये सब जो बहुत सारा, तो देखिए, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया? आपका फ्रांस से लिया गया। किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। तो पूछा जाएगा कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस देश से लिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा आंसर? फ्रांस। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? जो मूल प्रस्तावना है उसमें कुल शब्दों की संख्या कितना है? तो ये 85 है। कितना है? 85 है। आगे देखते हैं, भारत देश में सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1919 में अपनाया गया था। देखिए, भारत देश में अगर सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम जो होगा वो कब अपनाया गया था? 1919 में अपनाया गया था। कब से अपनाया गया था भारत शासन अधिनियम? 1919 से। तो आगे देखते हैं क्या है। देखिए दोस्त, क्या है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के प्रारूप को देखिए। भारतीय, अब कहा गया कि भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना, जो प्रियम्बल होते हैं, तो प्रियम्बल का जो ड्राफ्ट होता है, प्रारूप मतलब होता है ड्राफ्ट, यानी उसका ढांचा को यूएसए के प्रस्ताव की भाषा को ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया। देखिए क्या किया गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारूप को यूएसए से, व प्रस्तावना की भाषा को, देखिए प्रारूप को लिया गया यूएसए से, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो कहाँ से लिया गया है? वो आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और भी देखिएगा क्या है, आपका ऑस्ट्रेलिया से एक को शांतिवीं अनुसूची के समवर्ती सूची, क्या है, शांतिवीं अनुसूची का आपका शांतिवीं अनुसूची में सूची है, और वो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आगे देखते हैं, क्या संविधान की प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ? देखिए क्या बोल रहा है कि प्रस्तावना जो है, वो भारत की जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उसमें एक बार हुआ है संशोधन। कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को हुआ है। कब हुआ है? आपका एक बार ही हुआ, 42वें संविधान संशोधन 1976 को हुआ है, और उसमें 3 शब्द जोड़ा गया। और वो 3 शब्द कौन कौन जोड़े गए हैं? देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया। ये बार बार पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन में किन 3 शब्दों को जोड़ा गया है? तो कौन शब्द जोड़े गए हैं? एक समाजवाद जोड़े गए हैं, पंथ निरपेक्ष जोड़े गए हैं, और अखंडता नामक 3 शब्द जोड़े गए हैं। समाजवाद आपका समाज के बारे में बोलेगा, समाज की एकता के बारे में। पंथ निरपेक्ष आपको धर्म के बारे में कि सभी को एक समान धर्म, और अखंडता का मतलब एकता बना के रखने के बारे में बात किया गया। ये तीनों शब्द किस में जोड़े गए हैं? प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। और प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं, जो लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाले, जो आपका आगे देखिएगा ये प्रस्तावना आपको मिल जाएगा। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार प्रयोग हुआ। देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितना बार हुआ है? 2 बार प्रयोग हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में लोग व नागरिक दोनों शब्द का उल्लेख किया गया। देखिए, लोग का भी उल्लेख किया गया और नागरिक का भी उल्लेख किया गया। किसके लिए? लोगों के लिए। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलेगा कि भारत का जो मूल संविधान जो हैंड रिटेन है वो किस चीज़ में लिखा गया है? तो आपका अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, और उसे हिंदी में अनुवाद किया गया बाद में। भारतीय संविधान को तैयार करने में अगर कुल खर्च कहा जाए तो कितना है? आपका लगभग 63,96,000, यानी मान के चलिए अप्रॉक्स 64 लाख, कितना, 64 लाख रुपये का खर्च हुआ है। और बनने में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह
और 18 दिन। कितना लगा था? 2 वर्ष। देखिए कुल खर्च बोलेगा तो कितना होगा? अप्रॉक्स 64,63,96,729 रुपये। अगर बोलेगा तैयार होने में कितना दिन लगा, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय लगा। भारतीय संविधान को 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके तैयार किया गया। बोला जाएगा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान को कितने देशों के संविधानों को अध्ययन करके बनाया गया है, तो 60 देशों के अध्ययन करके उसके बाद भारत के संविधान बनाया गया। जिस देश का संविधान का कुछ भाग जो पोर्शन अच्छा लगा उस पोर्शन को लेकर के इसमें ऐड किया गया है। तो आगे देखते हैं भारतीय संविधान। भारत शासन अधिनियम 1935 के, देखिए आ गया क्या आपका? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 35 है 2/3। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? सॉरी, लगभग 3/4 भाग क्या किया गया? 3/4 भाग, लगभग कितना भाग? 3/4 उपबंधों की कुल परिवर्तन के साथ भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया। देखिए 3/4 कहने का मतलब 4 में 3 भाग कहाँ से लिए गए हैं? आपका भारत शासन अधिनियम में। कहाँ से लिए गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से। और बच गया कितना? 1/4 भाग। कितना? 1/4 भाग कहाँ से लिया गया? आपका विदेशी से लिया गया। कहाँ से लिया गया? विदेशी के संविधान से लिया गया। तो कुछ कुछ समिति हैं, वो समिति देख लेते हैं। देखिए समिति में क्या है, कुछ समितियां, उनके अध्यक्ष कौन थे वो आता है बहुत बार। क्या आता है? संघ शक्ति समिति। देखिए क्या है आपका? संघ शक्ति समिति। और इनका अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे आपका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर संघ संविधान समिति के, देखिए इसमें भी संघ जुड़ा हुआ है, तो संघ शक्ति समिति हो या संघ संविधान समिति, दोनों के अध्यक्ष कौन थे? आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आगे देखिए राज्यों के लिए जो समिति थे, राज्यों के लिए समिति थे, इसमें भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर प्रांतीय संविधान समिति बोल रहे, अगर प्रांत में, राज्य के लिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन अगर प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कहा जाए तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और परामर्श समिति भी देखा जाए तो परामर्श समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार समिति का भी बात किया जाए तो इसके भी कौन थे अध्यक्ष? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अल्पसंख्यक समिति के भी कौन थे अध्यक्ष? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए आपका वल्लभ भाई पटेल कितने कितने में? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं, परामर्श समिति का है, मौलिक अधिकार समिति का है, अल्पसंख्यक समिति का भी अध्यक्ष रहे थे। आगे देखते हैं क्या है? झंडा समिति। देखिए झंडा समिति पूछा जाएगा कि झंडा समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। और संचालन समिति कहा जाए तो संचालन समिति के कौन थे आपका अध्यक्ष? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या? प्रक्रिया नियम समिति। कौन सा आपका? प्रक्रिया नियम, यानी क्या काम होगा, किस प्रोसीड्यूर इसका किस तरह से काम किया जाए, तो ये प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और तदर्थ झंडा समिति। देखिए झंडा समिति सिर्फ बोले तो JB कृपलानी, लेकिन अगर तदर्थ झंडा समिति बोले तो इसका कौन थे आपका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय समिति के कौन थे? तो S वारदाचार्यार। कौन थे? S वारदाचार्यार थे इनके अध्यक्ष। तो और फिर अगर आगे देखा जाए क्या है? कार्य संचालन समिति, तो कौन थे? KM मुंशी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? KM मुंशी थे। संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति तदर्थ समिति, इनका कौन थे? GB मावलंकर, जिनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति या के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति कौन थे? JB मावलंकर थे। फिर आगे आएगा अगर तदर्थ समिति, क्या आएगा? तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो S वर्दा थे। कौन थे? S वर्दा। मौलिक अधिकार उप समिति। देखिए मौलिक अधिकार के समिति कहा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन अगर मौलिक अधिकार का उप समिति कहा जाए तो उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक का उप समिति अगर पूछा जाए तो इनका कौन होगा? HC मुखर्जी। कौन होगा? HC मुखर्जी। तो अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन होगा? HC मुखर्जी। तो ध्यान दीजिएगा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्टेट PCS में आ रहा होता है तो इसे उतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के अनुसूचियाँ। देखिए अभी अनुसूची कितने हैं? 12। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूची कितने थे? आपका उस समय अनुसूची थे 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अनुसूचियाँ कितने हैं अभी, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा कि अनुसूची टोटल कितना है, तो अभी 12 है। कितना है? 12। पहले कितने थे? 8। तो 12 अनुसूची को हम लोग देखते हैं। देखिए पहला अनुसूची, देखिए फर्स्ट अनुसूची में क्या है? पहला अनुसूची में बताया 29 राज्यों। देखिए क्या बोल रहा है? इस अनुसूची में 29 राज्यों व 7 केंद्र शासित प्रदेश।
तो देखिए अभी तो हम लोग चेंज कर देंगे कि राज्य कितना है अभी 28, अगर अभी के लेटेस्ट में 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का अगर उल्लेख किया गया है तो ये क्या है आपका भारत देश स्वतंत्र हुआ था। यानी जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था उस समय क्या था आपका 14 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। कहने का मतलब है कि अभी इसमें क्या आपका पहली अनुसूची बताएगा आपको कि राज्यों के बारे में बताएगा, क्या बताएगा, राज्यों के बारे में और संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी क्या बोलेगा, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करेगा। तो देखिए पहले अनुसूची में आपको राज्य के बारे में बात करेगा और यूनियन टेरिटरीज का यानी संघ शासित प्रदेश जिसको कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए आपका पहला अनुसूची क्या है, संघ और राज्य, आप बोल सकते हैं इसको क्या कि राज्यों के बारे में और संघ शासित प्रदेशों के बारे में बात किया है। आगे देखते हैं क्या है, जिस समय भारत देश स्वतंत्र हुआ था उस समय कितना राज्य थे, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। कितना राज्य थे आपका 14 राज्य थे और 5 क्या थे केंद्र शासित प्रदेश जिसमें भारत देश आज़ाद हुआ था। तो देखिए और उसके बाद और क्या हुआ, देखिए बाद में क्या जुड़े, गोवा राज्य जो जुड़ा है वो कौन सा आपका 25वां राज्य जुड़ा है। गोवा कब जुटा है आपका 25वां, और 25वां कब जुटा है 30 मई 1987 को गोवा आपका 25वां राज्य बना है। कब बना है 30 मई 1987 को। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ कब बना आपका 26वां। देखिए 2000 में 3 राज्य बटे थे, कौन थे, छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश से अलग होकर के कब बना 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को। फिर अगर बात किया जाए तो उत्तराखंड किससे अलग हुआ है, तो यूपी से, और ये 27वां बने हैं 2 नवंबर 2000 को। और अगर झारखंड की बात की जाए तो बिहार से अलग हुए, कब हुए थे आपका 15 नवंबर 2000 को। कैवा राज्य है आपका 28वां। और 29वां राज्य की बात किया जाए तो ये है तेलंगाना, किससे अलग हुआ है आपका राजस्थान, ये सॉरी आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। और आंध्र प्रदेश से आपका ये 29वां राज्य कब हुआ 29 जून 2014 को। तो यहाँ से आपका पूछा जा सकता है कि भारत में नए नए अभी हाल फिलहाल लेटेस्ट में कौन राज्य अलग हुए हैं, तो तेलंगाना कब हुए हैं 29 जून 2014 को अलग हुए हैं। और झारखंड का कहा जाए तो 15 नवंबर 2000 को। तो 2000 में 3 राज्य अलग हुए, छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड आपका यूपी से, और झारखंड आपका बिहार से। तो ये था आपका पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची में देखते हैं क्या है आपका, देखिए दूसरी अनुसूची आपको बताता है कि जो बहुत सारे जो जितना पदाधिकारी होते हैं, जितना संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन और भत्ते के बात किया जाता है। किसके बारे में, वेतन और भत्ता के बात किया जाता है जितने संवैधानिक के पदाधिकारी हैं। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपका लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, ये सब के बारे में भी इसमें क्या किया जाता है, बात किया जाता है। उस सब के बारे में भी उपबंध है किसमें, दूसरी अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची में क्या हम लोग देखेंगे कि संवैधानिक पदाधिकारी उनके वेतन और भत्ता की बात किया जा रहा है। आगे देखिए नोट में क्या, इस अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। देखिए उपराष्ट्रपति का आपका वेतन का उल्लेख नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है, उसे उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन में कभी ट्विस्ट घुमा करके पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन किसके लिए मिलता है, तो उपराष्ट्रपति के लिए वेतन न मिल करके उनको राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा राज्यसभा का जो सभापति होंगे वो हमेशा क्या होंगे, आपका उपराष्ट्रपति ही होंगे। तो ये था आपका दूसरा अनुसूची में। आगे देखते हैं क्या है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है, देखिए तीसरी अनुसूची में आपको सभी का शपथ के बारे में क्या है, ओथ के बारे में बताएगा। इस अनुसूची में देश के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ की बात कर रहा है, सब कुछ शपथ लेंगे क्या, तो शपथ का उल्लेख किसमें है, अनुसूची 3 में उल्लेखित है। किसमें है, अनुसूची 3 में। इस अनुसूची में राष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं किया गया। देखिए इस अनुसूची में सबको तो शपथ लेंगे, लेकिन देखिए आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल, कौन कौन, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि यह दोनों ही पदाधिकारी संविधान की रक्षा की शपथ ग्रहण करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, संविधान की रक्षा की शपथ ग्रहण करते हैं। सबको इसमें लेंगे, प्रधानमंत्री आपका, मुख्यमंत्री आपका, ये सब क्या करेंगे, इसमें आप शपथ ग्रहण करेंगे। किसके तहत, अनुसूची 3 के तहत। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इसमें नहीं किया गया। यानी अगर कहा जाए कि तीसरी अनुसूची में किनका शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है, तो क्या होगा, राष्ट्रपति और आपका राज्यपाल होगा। आगे देखते हैं क्या आपका चौथी अनुसूची। देखिए चौथी अनुसूची में क्या बताया गया, देखिए राज्यसभा में कितना सदस्य होना चाहिए। चौथी अनुसूची क्या बताएगा आपका कि राज्यसभा में कितने सदस्य व केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य राज्यसभा की सीटों का आवंटन। कहने का मतलब है कि राज्यसभा में कितना सीट होंगे, और इस सीटों के बारे में कौन अनुसूची में इसका उल्लेख है, तो आपका चौथी अनुसूची में।
चलिए देखते हैं क्या आगे नोट में क्या है। राज्यसभा सदन में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होते हैं। क्या होता है, देखिए आपका राज्यसभा में प्रति 10 लाख की जनसंख्या, अगर प्रति 10 लाख की जनसंख्या में कितने, एक सदस्य का निर्वाचित होता है। किसके लिए, आपका राज्यसभा के लिए। किसके लिए, राज्यसभा के लिए। तो ये याद रखिएगा कि राज्यसभा सदन में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचित होता है। लोकसभा सदस्य में प्रति 5 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होता है। ये दोनों याद रखिएगा। देखिए लोकसभा में कितने जनसंख्या, 5 लाख में एक लोकसभा की निर्वाचित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, राज्यसभा में आपका हो गया 10 लाख, लोकसभा में 5 लाख। आगे देखते हैं पांचवी अनुसूची। चौथी में आपको पता चल गया कि आपका जितने भी राज्यसभा के ये और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में कितने आपका सीट का आवंटन है। कहने का मतलब है कि जो राज्यसभा में जो कितने सीट रहेंगे राज्य से और कितने सीट रहेंगे केंद्र शासित प्रदेश से, उनके बारे में आपका उल्लेख किसमें, चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची अगर देखा जाए तो पांचवी अनुसूची में क्या बताएगा, तो देखिए पांचवें अनुच्छेद में आपका अनुसूचित जातियों, किसके बारे में बात है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में उपबंध के बारे में क्या है, उपबंध है। तो देखिए पांचवी अनुसूची में क्या बता रहा है आपका कि जो भारत देश के सभी जितने भी अनुसूचित जाति हैं, यानी क्या आपका एसटी और अनुसूचित एससी और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी शेड्यूल ट्राइब, ये सभी के राज्य क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख, यानी इन लोगों को कैसे प्रशासन किया जाए, कैसे नियंत्रण, ये सब का उल्लेख किसमें, आपका पांचवी अनुसूची में। बार बार पूछता है कि पांचवी अनुसूची में किसके बारे में उपबंध है, तो क्या बताएंगे, आपको बताना होगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासनिक और उस राज्य क्षेत्र में नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। आगे देखते हैं क्या, छठी अनुसूची। देखिए छठी अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छठी अनुसूची क्या है, वहीं से आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, क्या करेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा। देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में किया गया। देखिए यहाँ पे 5 था आपका कि भारत के सभी जगह पे क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों और नियंत्रण के बारे में, लेकिन छठी में आपको पर्सनल कर दिया है, क्या किया है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में। अभी देखिए क्या हो रहा है कि आपका भी लद्दाख को भी इसमें जोड़ने का बात किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जुड़ा नहीं। देखिए कब तक होगा, इसका अभी प्रोविज़न चल रहा है कि आपको लद्दाख को भी क्या कर दिया जाए, आपको छठी अनुसूची में जोड़ दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं। 14 सितंबर, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस। याद रखिएगा भारत में 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, आपका हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा आपका भारत में, 14 सितंबर को। हिंदी को देश की राजभाषा, देखिए हिंदी को क्या किया गया था, देश की राजभाषा है हम लोग का हिंदी। गोपाल स्वामी अयंगर की सिफारिश पर बनाया गया था। देखिए हिंदी को देश की राजभाषा किसके द्वारा बनाया गया था, आपका गोपाल स्वामी अयंगर की सिफारिश पर बनाया गया था। तो ये हम लोग देख रहे थे आपका क्या अनुसूची। तो छठी अनुसूची देखें, देखिए इसमें आपका शांतिवन अनुसूची यहाँ पे नहीं है, लेकिन शांतिवन अनुसूची हम देखिए, शांतिवन अनुसूची आपका इस जगह पे है। देखिए शांतिवन अनुसूची में क्या बता रहा है कि आपका सूची के बारे में दिया है। शांतिवन अनुसूची क्या, देखिए याद रखने का ट्रिक है, स से 7 और स से क्या होगा, सूची। देखिए शांतिवन अनुसूची में आपका 3 सूची है, क्या होते हैं, एक संघ सूची होते हैं, राज्य सूची होते हैं और समवर्ती सूची होते हैं। कौन कौन होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो देखिए इस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। देखिए इस अनुसूची में क्या होता है, केंद्र और संघ की शक्तियों, यानी केंद्र कहाँ पे कानून बनाएगा और आपका स्टेट कहाँ पे कानून बनाएगा, उसके बारे में आपका क्या, उसके बारे में जो आवंटन है वो किसमें, सातवीं अनुसूची में है। और सातवीं अनुसूची कहाँ के, समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से। तो देखिए आपका क्या है, इसमें देखते हैं कि संघ सूची में कितने, देखिए सर्वप्रथम थे कितने, 97, लेकिन दोस्तों यहाँ पे है आपका अभी 99, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हो गए हैं, आपका 100 हो गए। कितने हो गए हैं, 100 हो गए हैं, है ना। तो देखिए संघ सूची में कितना है आपका, पहले 97 थे, कितने हो गए आपका 100, अभी अभी कितने हो गए, 100 हो गए हैं। तो इनमें, और इस पर कानून कौन बनाता है, तो संघ सूची में कानून केंद्र सरकार बनाता है। कौन बनाता है, केंद्र सरकार। राज्य सूची की अगर बात किया जाए तो देखिए राज्य सूची में कितने थे, पहले से 66, लेकिन अभी कितने हो गए, 61 हो गए। कितने हैं, 61, यानी 61 होगी। और राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा, तो राज्य सरकार करेगा, राज्य सरकार बनाएगा। एक आते हैं समवर्ती सूची। देखिए समवर्ती सूची में कितना है,
तो सबसे पहले थे कितने, 47, अभी कितने हो गए हैं आपका 52, कितने हो गए हैं 52। तो समवर्ती सूची में दोनों के कानून बनाएंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, वो कौन सा सूची है आपका, समवर्ती सूची। तो देखिए आगे क्या है, देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 समवर्ती सूची में कुछ को और ऐड किया गया, क्या ऐड किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची में 5 विषयों को क्या किया गया, हटा करके, देखिए राज्य सूची से 5, जो राज्य सूची में था वहां से 5 हटा के किस में जोड़ दिया गया, समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया, किस में जोड़ दिया गया, समवर्ती सूची में। यानी जो पहले राज्य जो नियम कानून बनाते थे उसमें क्या केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे। तो देखिए वो कौन कौन 5 है, वो आपका एग्जाम में आ रहा होता है। पहले दिया गया शिक्षा, देखिए शिक्षा पहले राज्य सूची में था, अब किस में आ गया आपका, समवर्ती सूची में आ गया। फिर आगे देखते हैं क्या, वन, वन आपका समवर्ती में आ गया, वन्य जीव, और फिर क्या आ गया आपका, आपका नाप तौल आ गया, क्या आ गया आपका, नाप तौल आ गया। फिर परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण, देखिए ये 5 सब्जेक्ट जो है ये आपका राज्य सूची से ला करके कहाँ रख दिया गया, आपको समवर्ती सूची में ला के रख दिया गया। तो आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या बताता है, 8वीं अनुसूची में आपको भाषा के बारे में बात किया जाएगा, कितना भाषा, जो आपका राजभाषा है। तो इस अनुसूची में देश के विभिन्न संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है, जो आपका भाषा है उसके। तो देखिए मूल संविधान में 14 भाषाएं को मान्यता प्राप्त है, अभी कितने हैं? अभी आपका 22 भाषाओं को क्या किया गया, मान्यता दे दिया गया। तो देखिए 7वीं अनुसूची में अभी 22 भाषाओं का उल्लेख है। आगे देखते हैं क्या, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967, कब, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 15 को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को, और 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। पहले तो 14 भाषा थे, कितने पहले थे, 14 भाषा, लेकिन 21वें संविधान संशोधन 1967 में आपको सिंधी भाषा को जोड़ करके क्या किया गया, 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। आगे देखते हैं 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया, के द्वारा 3 और को जोड़ा गया, किसको किसको जोड़ा गया, 3 भाषा को, नेपाली को जोड़ा गया, मणिपुर को जोड़ा गया और कोंकणी को जोड़ा गया। तो 16वां आपका नेपाली हो गया, 17वां आपको मणिपुरी हो गया, और 18। इसको याद करने का तरीका क्या है, क्या है, NM के, यानी नमक याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, नमक। तो 71वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन कब, 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया। पहले आपका 21वें संविधान संशोधन 1967 में आपका सिंधी को जोड़ा गया, फिर 71वें संविधान संशोधन आपका 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। फिर आगे देखते हैं 92वें संविधान संशोधन 2003, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा आपका देखिए कितने को जोड़ा गया, 4 और भाषा को जोड़ा गया। वो कौन है आपका, बोडो है, कहाँ का, नागालैंड का है, डोगरी आपका कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है, मैथिली आपका कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है, और एक संथाली कहाँ का है आपका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो याद रखिएगा 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कितने भाषा जोड़ा गया है, 4 भाषा को, और अब हो कितने गए हैं आपका, कुल 22 भाषा हो गए हैं। तो इसका आर्टिकल कहाँ पे है, जो भाषाओं का उल्लेख है, देखिए आर्टिकल 343 में। भारतीय संविधान के भाग 17 में आपका किसके बारे में है, राजभाषा के बारे में, और भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा देश की राजभाषा घोषित किया गया था। कब किया गया था आपका, 1949 में, 24 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को क्या किया गया, देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। तो कृपया दोस्तों ये वीडियो को आपको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अगले अनुसूची के बारे में अगले वीडियो में देख लीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।